मैं कहना चाहता हूं आपको, पुणे के लोगों को, निवासियों को, इस बात का प्रतिवाद बहुत मजबूती के साथ करना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंट्री। इंडिया इज एन ऑनेस्ट कंट्री। द ऑर्डिनरी सिटीजन इन इंडिया अपना अपना काम करता है, अपना अपना व्यवसाय करता है। कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, ईमानदारी से काम करता है। ये राजनेताओं को जो दिल्ली में बैठे हैं थोड़े बहुत, उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो करते होंगे ये सारे स्कैम्स, लेकिन उसके कारण भारत की बदनामी नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख रूप से वो है। मुझे याद है कि एक पहले सप्ताह में हमारे रविशंकर जी ने बहुत पत्रकारों को मुझसे इंटरव्यू करने का अवसर दिया और मैं इंटरव्यू में जवाब देता था उनको। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इज दिस यात्रा एन अटेम्प्ट टू रीपैकेज एलके अडवाणी? मैंने उनका सवाल सुना और मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई शुड अडवाणी वांट टू रीपैकेज हिमसेल्फ। मैं समझता हूं कि मेरे बारे में जो लोगों की धारणा है, लोग मेरा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, उसको रीपैकेज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि दैट दिस यात्रा हैज नथिंग टू डू विथ एलके अडवाणी। दिस यात्रा हैज नथिंग टू डू इवन विथ द बीजेपी। This yatra has nothing to do even with the coming elections. It is concerned mainly with this country and its reputation and its image. मैं चाहता हूं कि भारत के बारे में किसी के मन में गलतफहमी न हो, न देश के भीतर न देश के बाहर। इस बात को पहचाना जाए, देश के भीतर भी पहचाना जाए कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। 50 साल में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। लेकिन 50 साल के बाद अब 21वीं शताब्दी में तो हर हालत में होना चाहिए था। आप में से कोई अगर पढ़ते लिखते हैं तो मैं कहूँगा कि 15 अगस्त 1947 को जो अरविंद घोष ने एक लेख लिखा आकाशवाणी के लिए, 15 अगस्त अरविंद घोष का भी जन्मदिन था और बहुत सालों से पौंडीचेरी में रहते थे। पौंडीचेरी में रहते थे माँ के साथ और किसी राजनीतिक विषय पर नहीं बोलते थे। लेकिन जब 47 में आज़ादी आई तो आकाशवाणी ने उनको अप्रोच किया कि आप कभी बोले नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त को, जो कि आपका भी जन्मदिन है, अगर आप हमारे लिए, हमारे माध्यम से देश को एक संदेश दें, बहुत अच्छा होगा। वो आज भी पढ़ने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के लिए वर्षों बाद द्वार खुल रहे हैं, आज़ादी के द्वार खुल रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ ही सालों में हमारी जो आम नागरिक की रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमको संतोष तब तक नहीं होगा जब तक भारत दुनिया के देशों में जो उसका प्रमुख स्थान था वो वापस प्राप्त न हो, और उसमें देर नहीं लगनी चाहिए, होना चाहिए। मुझे यह बात ये फिर से पढ़ने का मौका मिला जब मैंने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के समय 50 साल पूरे होने पर उसका उल्लेख जगह जगह पर किया, और मैंने कहा देखिए 50 साल हो गए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण यह है कि स्वराज्य हमको मिला देशभक्तों की कुर्बानियों के कारण, देशभक्तों के संघर्ष के कारण, देशभक्तों के तपस्या के कारण। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी, कितने कितने लोग थे
और वो सब ने जितना परिश्रम किया उसके कारण हमको स्वराज्य मिला। लेकिन जिन्होंने राज संभाला वे उस स्वराज्य को सुराज में परिवर्तित नहीं कर सके, सुशासन नहीं दे सके। और आज मैं इस बात को बलपूर्वक कहता हूं कि सुशासन और भ्रष्टाचार ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। These two cannot coexist. Just as I would say कि लोकतंत्र और परिवारवाद ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। Democracy and dynastic succession cannot coexist, just as good governance and corruption cannot coexist. इन तथ्यों को हमारा एक एक कार्यकर्ता समझे, भारतीय जनता पार्टी को समझने वाला, मानने वाला, समर्थन देने वाला एक एक व्यक्ति समझे, ये जरूरी है। तो फिर मैंने जैसे कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। 4 साल 5 साल पहले एक खबर मैंने पढ़ी, उस खबर में लिखा था कि जर्मन गवर्नमेंट ने लिंचेनस्टाइन बैंक है स्विट्जरलैंड के पास में, उस बैंक से अपने नाम निकलवाए जर्मन्स के कि किन किन जर्मन्स ने उस बैंक में अपने अकाउंट्स खोले हैं। और उन्होंने ये नाम निकलवाने के लिए उनको शायद कुछ पैसे भी दिए होंगे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और उनके पास नाम आ गए। लेकिन नाम आने के बाद उनके पास जो 2000 नाम लिंचेनस्टाइन बैंक ने भेजे, उन 2000 में से 500 नाम जर्मन्स के थे, बाकी 1500 नाम दुनिया के और देशों के थे। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि हमको लिंचेनस्टाइन बैंक ने 2000 नाम भेजे हैं, जिनमें से 500 हमारे हैं, जिनमें हमारी दिलचस्पी है और हम उसके बारे में जो कार्रवाई करनी है हम कर रहे हैं। लेकिन 1500 बाकी जो है वो बाकी कई देशों के हैं, भारत के भी हैं, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कोई दुनिया का देश वो अगर जानना चाहे तो हम उनको देने को तैयार हैं। ये पहली खबर थी जिसके आधार पर मैंने स्वयं ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। दिस इज 3-4 years ago। मैंने उनको लिखा कि ये खबर छपी है और जर्मनी ने ऑफर किया है कि कोई भी देश जिसके लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले हैं लिंचेनस्टाइन बैंक में, उनके नाम अगर हमारे पास है 2000 में, तो हम देने को तैयार हैं। आप उनको संपर्क करिए, आप उनसे पता लगाइए। वैसे जब मैंने ये काले धन की बात कही थी और मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो पैसा रखा है उसको हमको वापस लाना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने मेरा मजाक उड़ाया था और कहा दे रिडिक्यूल्ड मी, कहा कि क्या बात बोलते हैं, कुछ समझ आए। और इनकी अपनी सरकार थी 6 साल, तब क्यों नहीं इन्होंने निकलवाया? आज हमको कहते हैं कि तुम निकलवाओ। हमारे लोगों को सबको समझना चाहिए कि किसी स्टेज पर भी स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट और स्विट्जरलैंड की बैंक्स कभी किसी से शेयर करने को तैयार नहीं होती थी। सालों से ये बात रही है। और वो केवल हमारे साथ नहीं, अमेरिका भी उनसे पूछता था तो नहीं जवाब देते थे, नहीं देंगे, तुम कौन होते हो? These are banking secrecy laws relating to us. Who are you to ask us? नहीं तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश इस बात से परेशान थे जैसे हम परेशान होते हैं कि खास करके कर चोरी करके और जाकर के पैसे वहां जमा करवा देना, भ्रष्टाचार करके। और कोई जाकर के वहां पर कहता है कि मैं 500 करोड़ रुपए जमा करवाना चाहता हूं, मुझे दीजिए। वो कहते हैं जरूर दे दो, ले लो। पूछेंगे नहीं तुम 500 करोड़ कहां से लाए, नहीं पूछते थे। अचानक स्थिति बदली है पिछले 4-5 सालों में, और बदलने में इसको भी हमको समझना चाहिए कि जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है अमेरिका में, जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है जर्मनी में, यूरोप के देशों में,
वह आर्थिक संकट भी एक कारण बना है उन सब देशों को ये प्रेरित करने के लिए कि ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो लोग जमा करवाते हैं पैसा, उनको उनका वापस आना चाहिए। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर जोर लगाया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक प्रस्ताव पारित करवाया अगेंस्ट करप्शन, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और इट इज नॉट ओनली, नाम तो करप्शन का है, बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट ब्लैक मनी, जिसको वहां पर अधिकांश लोग डर्टी मनी कहते हैं। हम उसको ब्लैक मनी कहते हैं यहाँ पर, वो उसको डर्टी मनी कहते हैं। और इन दिनों में पुस्तकें लिखी गई हैं कि जिसके आधार पर कहा गया है कि दैट वन ऑफ द biggest reasons why Western countries, including America, have had to face an economic crisis lately is the fact that dirty money has been distorting banking institutions the world over. और इसीलिए डर्टी मनी के नाम पर उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। 3 दिन 4 दिन पहले मैंने खबर देखी, अच्छी खबर थी। खबर यह थी कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, नया एक्ट पास किया है, जिसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट 2011। अर्थात स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर हमारे यहाँ पर हमारा प्रवक्ता मुझे याद दिला रहा है कि 5 मिनट में ख़त्म करना है, वो प्रवक्ता भी है और साथ साथ वकील भी है, इसीलिए उनको ध्यान है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि 10 बजे पूरा करना है। मैं करूँगा, कोई बात नहीं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में एक नया वातावरण पैदा हुआ है। घर में लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर महंगाई है तो महंगाई का एक प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को रोके बिना महंगाई नहीं रुकेगी। अन्यथा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो कुछ और सोचते ही नहीं है कि सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाओ। 13 बार बढ़ाए हैं, 13 बार। उसके कारण और प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, महंगाई तो रुकती नहीं और आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये, इस तथ्य को भी पहचानना चाहिए कि कुल मिलाकर के अनुमान किया गया है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के द्वारा एक थिंक टैंक है जिसने कहा है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत का जो धन है वो 25 लाख करोड़ रुपए है। 25 लाख करोड़ रुपए, अंदाजा लगाइए। एक खाली सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है जिसके लिए एक पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी बैठी हुई है, वो है 1,76,000 करोड़। सीएजी ने कहा है, इसीलिए बहुत चिंतित है लोग। 1,76,000 करोड़ का मतलब है 2 लाख करोड़ से कम। और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की बैंकों में हमारा जो अमाउंट है वो है 25 लाख करोड़ रुपए। आप कल्पना करिए कि ये सारी की सारी पूंजी अगर भारत में वापस आ जाए तो हिंदुस्तान का कितना नक्शा कैसा बदल जाएगा। मेरा अपना सुझाव रहा है, मैं सब भाषणों में कहता हूँ कि जितनी पूंजी आए बाहर से वो पूरी की पूरी पूंजी भारत के गाँव में लगनी चाहिए। और अगर गाँव में लग गई तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बिजली न हो, शुद्ध पीने का पानी न हो, अच्छा विद्यालय न हो, अच्छी डिस्पेंसरी न हो, अच्छी पक्की सड़क न हो, जहां के किसानों को अपने अपने खेत के लिए पर्याप्त जल न हो, कोई भी नहीं बचेगा। 6 लाख गांव हैं, वो 6 लाख गांव सब के सब समृद्ध गांव हो जाएंगे और ग्रामीण भारत ऐसा चमक जाएगा कि दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में भारत को स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होगी। इस लक्ष्य को सामने रख करके और यह यात्रा चली है। मैं विश्वास करता हूं कि जितना जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है उसके आधार पर यह लक्ष्य भी हम पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।